नमस्कार, आप देख रहे हैं साथ मैं हूं सईद अंसारी। बुरहान वानी के बाद हिजबुल की कमान संभाल रहा था एक मोस्ट वांटेड कमांडर। इसका नाम रियाज नायकू है। सुरक्षा बलों ने इसे ढेर कर दिया है। इसके सर पर 12 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन अब आतंक का ये वायरस मारा गया है। हिजबुल का टॉप कमांडर ढेर, A++ कैटेगरी का आतंकी मारा गया। 12 लाख के इनामी आतंकी रियाज नायकू को मौत की नींद सुला दी गई। कश्मीर घाटी में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, और ये मई 2012 से ये एक्टिव मिलिटेंट था और लास्ट 3 ईयर से HM का चीफ था। और इसको कल हम लोग मॉर्निंग में कल इसको फोन कर लिए थे, और आज जब सर्च शुरू हुआ था दोनों साइड से क्रॉस फायर के मारा गया है। सुरक्षा बलों के सीने में धधक रही थी आग, फौलादी बाहें फड़क रही थीं। भले ही इसका कनेक्शन हंदवाड़ा की घटना से सीधे सीधे नहीं था, लेकिन सुरक्षा बलों की आंखों में शहीद सेना के अधिकारियों और जवानों का चेहरा चमक रहा था। हंदवाड़ा की घटना को पाकिस्तान के पालतू आतंकी संगठन लश्कर ने अंजाम दिया था, लेकिन जब इस हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नायकू के पुलवामा के बेगपुरा में छिपे होने की खबर मिली, तो दूसरे दिन मंगलवार रात 11 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और रात 12:45 पर आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस, सेना और CRPF की एक संयुक्त टीम ने आखिरकार मोस्ट वांटेड नायकू के साथ उसके एक साथी को भी बुधवार को मार गिराया। नायकू उसी जगह मारा गया जहां से उसने आतंक का गहरा सीखा था। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख कमांडर रियाज नायकू सेना और सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया है। रियाज नायकू पर 12 लाख की राशि का इनाम था और वो जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए नंबर 1 कमांडर था। कई सालों से सुरक्षा बलों और पुलिस को रियाज नायकू की तलाश थी। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन की कमान दी गई थी और लगातार वो लोगों के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में रहते थे। श्रीनगर में बुरहान वानी की मौत के बाद आतंकी संगठन ने रियाज नायकू को अपना कमांडर बनाया था। बुरहान वानी के बाद यह घाटी में आतंक का नया पोस्टर बॉय बन गया था। पिछले साल इसने धमकी भरा ऑडियो जारी किया था। वीडियो में उसने घाटी में जेल स्टाफ पर हमले की धमकी भी दी थी। रियाज नायकू काफी दिनों से सुरक्षा बलों को चकमा दे रहा था। वो घाटी में युवाओं के बीच मजहब का जहर बो रहा था। युवाओं को हथियार उठाने के लिए भड़काने का काम करता था। 2012 से सुरक्षा बलों को इसकी तलाश थी। कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हिजबुल का कमांडर रियाज नायकू मारा गया। सुरक्षा बलों को लंबे समय से उसकी तलाश थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से चकमा देकर वो चंपत हो जाया करता था। लेकिन आज उसे घेर कर मौत के घाट उतार दिया गया है। सवाल सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ा है, वो ये कि बुरहान वानी के बाद जिस तरीके से कश्मीर जल उठा था, इस बार वैसा कुछ न होने पाए। रियाज नायकू का खात्मा हुआ है, लेकिन ये आतंक के खात्मे की शुरुआत होनी चाहिए। आतंकी रियाज नायकू के मारे जाने के साथ ही इस साल अब तक करीब 65 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। अप्रैल के महीने में 28 आतंकियों के सीने में गोली दाग दी गई थी। बुरहान वानी हो या फिर रियाज नायकू, सुरक्षा बलों के टारगेट से बचना मुश्किल है। जो आतंक की राह पर जाएगा वो रियाज नायकू की तरह मारा जाएगा। दिल्ली से कमलजीत संधू, गौरव सावंत, जितेंद्र सिंह के साथ श्रीनगर से अशरफ वाणी, आज तक। हिजबुल का कमांडर रियाज नायकू तो मारा गया, लेकिन अभी भी उन आतंकवादियों की तलाश है जिन्होंने सोमवार को हंदवाड़ा में CRPF की पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया था और हमारे 3 जवानों की जान ले ली थी। उनमें से एक शहीद अश्विनी कुमार यादव का अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उनके पैतृक गांव में किया गया। वीर सपूत के लिए पूरा देश गमज़दा है। गम का समंदर उमड़ पड़ा है, आंसू रो के नहीं रुक रहे। बस इतना याद रहे, एक
साथी और भी था। सबको रुलाने वाले ये बहादुर सपूत थे अश्विनी कुमार यादव। यूपी के गाजीपुर में जिस मिट्टी में अश्विनी पले बढ़े, उन गलियों से जब उनकी आखिरी विदाई हुई तो मानो पूरा इलाका गम के समंदर में डूब गया। 3 मई को हंदवाड़ा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवान अश्विनी अपने 2 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। जब पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, किसी को इन तस्वीरों पर यकीन नहीं हो रहा था। हजारों की भीड़ उनकी शहादत को सलाम कर रही थी। गाजीपुर के चकदाऊद गांव के रहने वाले अश्विनी 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। ऐसे में वो खुद अपने भाइयों, पत्नी और 2 बच्चों का सहारा थे। लेकिन कायर आतंकियों ने हंदवाड़ा के काजियाबाद इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे अश्विनी और उनकी टीम पर हमला कर दिया। उस हमले में 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों से लोहा लेने वाले शहीद का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन ये वादा है इस सच्चे सबूत से कि हिंदुस्तान अपने सपूत का बदला जरूर लेगा। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे इन जाबाज सैनिकों की वजह से ही आप और हम सुरक्षित हैं। अब खबर तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की, जिसके बेटे से क्राइम ब्रांच ने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की है। अधिकारियों ने सवाल जवाब में साद की जानकारी मांगी। मरकज की फंडिंग पर भी सवाल दागे। बताया जा रहा है कि साद का बेटा हर बार गोलमोल जवाब देकर बचने की कोशिश करता रहा। करीब 1.5 महीना बीत चुका है, फिर भी साद का कोई सुराग नहीं। क्राइम ब्रांच लगातार उसे ट्रैक करने की कोशिश में है, लेकिन उसकी नापाक फितरत के आगे जांच एजेंसियों का कोई दांव काम नहीं आया है। अब क्राइम ब्रांच ने एक ऐसा तुर्क का पत्ता चला है जो साद का एक-एक सच सामने ला सकता है। पहली बार क्राइम ब्रांच के सामने पहुंचा मौलाना साद का बेटा सईद। मौलाना साद के 3 बेटों में से दूसरे नंबर का सईद मरकज की इसी ऊंची इमारत में 6ठी मंजिल पर रहता है। यानी सईद वो राजदार है जो जांच के नजरिए से बेहद अहम है। मौलाना साद और मरकज के राज का काला चिट्ठा जानने के लिए क्राइम ब्रांच ने सईद से करीब 2 घंटे तक सवाल दागे। क्राइम ब्रांच की टीम हर उस सवाल का जवाब जानना चाहती थी जो अब तक हर किसी के लिए मिस्ट्री है। पुलिस अधिकारियों ने साद के बेटे से कई अहम सवाल किए। सूत्रों के हवाले से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सईद से क्राइम ब्रांच ने पूछा, अभी तुम्हारे पिता मौलाना साद कहां हैं? मरकज के फाइनेंस का काम कौन देखता है? मरकज के खाते किन किन बैंकों में हैं? मरकज के तमाम बैंक अकाउंट के डिटेल बताओ। मरकज में कामकाज संभालने वाले लोग कौन कौन हैं? मार्च में मरकज में कितने लोग आए? जमातियों के आने जाने का काम कौन देखता है? मरकज में तुम्हारा रोल क्या है? क्राइम ब्रांच ने साद के बेटे से मरकज में आने जाने वाले और मरकज की व्यवस्था देखने वाले करीब 20 लोगों की एक-एक कर जानकारी मांगी है, लेकिन बताया जाता है कि सईद ने हर सवाल का गोलमोल जवाब दिया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से मंगलवार को 2 घंटे तक पूछताछ की। मौलाना साद के बेटे सईद से क्राइम ब्रांच ने कई सवाल दागे। हम आपको बता दें कि मौलाना साद का ये वही बेटा है जो मरकज के कामकाज को करीब से देखता है। मौलाना साद ने मरकज के प्रबंधन से लेकर तमाम जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स के बारे में पूछताछ किया। उसके साथ ही साथ मरकज के ट्रेवल का काम कौन देखता है उसके बारे में पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय और क्राइम ब्रांच की टीमें लंबे समय से मौलाना साद को तलाश रही है ताकि मरकज का सच सामने आ सके, लेकिन वो सामने आने को तैयार नहीं। अब उम्मीद है कि क्राइम ब्रांच के सामने मौलाना साद के 26 साल के बेटे सईद ने जो कुछ बताया है उससे जांच आगे बढ़ेगी। बताया जाता है कि मरकज में सईद का दखल बहुत ज्यादा है। ऐसे में जांच एजेंसियों ने उससे जमात से जुड़े कई कागजात भी मांगे हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद को अब तक 4 नोटिस भेज चुकी है, लेकिन वो हर सवालों का जवाब
देने की बजाय आंख मिचौली खेलने में जुटा है। इससे नाराज क्राइम ब्रांच ने साद के बेटे को ताकीद की कि साद का सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है वायरस का विस्फोट, वो विस्फोट जिसकी जद में लाखों लोग हैं। वायरस का खतरा इतना बढ़ गया है कि रूपाणी सरकार को नई टीम बनानी पड़ी। अहमदाबाद से हमारी संवाददाता गोपी घांगर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साबरमती के किनारे बसे इस शहर को कोरोना का ग्रहण लग गया है। शहर में नाकेबंदी है, सरहद सील है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, लेकिन कोरोना के अड्डे खत्म नहीं हो रहे हैं। अहमदाबाद के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या और मौत में जबरदस्त उछाल आया है। 24 घंटे में गुजरात में जहां 49 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, उसमें से अकेले अहमदाबाद में 39 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण को लेकर अहमदाबाद ने देश भर में गुजरात को नंबर 2 पर पहुंचा दिया है और यही चिंता का सबब है। गुजरात में 441 नए केस आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6,245 पहुंच गई है। वहीं अकेले अहमदाबाद में 24 घंटे में 349 नए मामले सामने आने के बाद अब संख्या 4,425 पहुंच गई है। गुजरात में जहां 366 लोगों की मौत हुई है, वहीं इस आंकड़े में अहमदाबाद की 249 मौत भी शामिल हैं। कल शाम के 5 बजे से आज शाम के 5 बजे तक यानी कि 24 घंटे में गुजरात के अंदर कुल कोविड 2019 के 441 जितने केस पॉजिटिव आए हैं। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की तादाद भी दूसरे शहरों की तुलना में काफी कम है। अहमदाबाद में रिकवरी रेट जहां 16.31% है, वहीं दिल्ली और मुंबई में रिकवरी रेट करीब 33% है। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में कोरोना के नए नए अड्डे बनते जा रहे हैं, जिनसे कोरोना को मारने का सारा प्लान फेल होता जा रहा है। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका जमालपुर है, जहां अभी तक 728 केस सामने आ चुके हैं। जमालपुर में 79 लोगों की मौत हो चुकी है। इस इलाके में तबलीगी जमात की लापरवाही से कोरोना का संक्रमण फैला। आंकड़ों को बारीकी से देखें तो हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। दिल्ली में जितनी मौतें नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा अहमदाबाद के जमालपुर में हुई हैं। कोरोना से यूपी में जितनी मौतें नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा जमालपुर में हुई। यानी दिल्ली में 64 लोगों की जान गई, यूपी में 56 लोगों की जान गई। वहीं अकेले जमालपुर में अब तक कोरोना से 79 लोगों ने दम तोड़ा है। आखिर अहमदाबाद में अब तक क्यों नहीं थम रहे मौत के आंकड़े? क्यों नहीं कोरोना के अड्डे पर किए जा रहे हैं प्रहार? गुजरात की रूपाणी सरकार इसी बात से चिंतित है, लिहाजा राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में नई टीम तैयार की है। अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा की 14 दिन क्वारंटीन जाने के बाद मुकेश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं अहमदाबाद की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव गुप्ता को अहमदाबाद सिटी में कोरोना को कंट्रोल करने का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि PM मोदी के करीबी रहे गुजरात सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कैलाश नाथन ने अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। इस वक्त हम मौजूद है जमालपुर में और जमालपुर जो है वो पूरी तरीके से क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल जमालपुर अकेला ऐसा इलाका है जहां पे 79 लोगों की मौत हुई है और ये मौत जो है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से ज्यादा अकेले जमालपुर इलाके में मौतें हुई है। इतना ही नहीं, अहमदाबाद में कोरोना की वजह से खराब होते हालात के लिए 6 IAS अधिकारी की एक कमेटी बनाई गई है, जो 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। अब सबकी निगाहें इसी कमेटी की रिपोर्ट पर है कि आखिर अहमदाबाद में कैसे आए इतने मामले और कैसे कोरोना के अड्डे ध्वस्त होंगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।